Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India-European Union Free Trade Agreement talks. All this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो क्या है करंट न्यूज़ वो देखते हैं. देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है दैट दे विल बी रेज्यूमिंग टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के नेगोशिएशंस 2007 में स्टार्ट हो गए थे और देयर वर 16 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द टू साइड्स टिल 2013. लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका था एंड दैट इज़ वाई द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस वेयर स्टॉल्ड सिंस 2013. सो आफ्टर 9 years द टॉक्स फॉर साइनिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैज़ बीन रेज्यूम्ड. अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाती है तो इट विल बी अ सिग्निफिकेंट मूव और सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर बोथ साइड्स, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द ईयर 2021-22, जस्ट मार्जिनली लोअर दैन यूएस. लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों में ट्रेड की बात करें तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड लगभग स्टैग्नेंट रहा है. Only in the last 2-3 years the trade has marginally gone up. लेकिन अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में तो वास्ट पोटेंशियल ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू साइड्स विल बी अनलॉक्ड और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि ट्रेड विल गो अप शार्पली. अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड की बात की जाए तो एज आई टोल्ड यू, यूरोपियन यूनियन इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर यूएस. उसके अलावा इंडिया हैज़ ट्रेड सरप्लस विथ यूरोपियन यूनियन, यानी कि जितना हम यूरोपियन यूनियन से सामान इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में हम एक्सपोर्ट करते हैं. दिस इज़ हाउ वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विथ यूरोपियन यूनियन. यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्ट इज़ हाइयर दैन एक्सपोर्ट, बट ये जो डाटा है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन के लिए इम्पोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है. इसका मतलब ये है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विथ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है विथ इंडिया. अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट किया जा रहा था 2007 से लेकर के 2013 तक, उसका नाम था बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट. तो जो टेम्पलेट डिसाइड किया जा रहा था बिटवीन द टू साइड्स दैट वाज बीइंग कॉल्ड BTIA. But this BTIA could not lead to any conclusive outcome. It ended in a deadlock, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. तो let us see the areas that created a deadlock. कौन कौन से ऐसे एरियाज़ थे जो दोनों साइड रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे. तो there were some demand put by India which was denied by European Union. So पहला डिमांड था इंडिया का रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, SPS मेजर्स, स्पेशली ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. तो SPS मेजर क्या होता है ये आप समझो. इसको अगर बिल्कुल सरल भाषा में बोले तो इट इज़ पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फांसो मैंगोज़, तो उनको लेकर के एक प्रॉपर पैकेजिंग स्टैंडर्ड है जो यूरोपियन यूनियन ने डिफ़ाइन किया है. अब ये पैकेजिंग स्टैंडर्ड इज़ मच हायर दैन द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय WTO. अब हायर पैकेजिंग स्टैंडर्ड से होता क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस्टली हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लूजेस मार्केट. तो ये जो अल्फांसो मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज़ द ट्रू एग्जांपल, राइट एग्जांपल. इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट अल्फांसो मैंगो टू यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो आपका अल्फांसो मैंगो आता है इसका जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ नॉट अप टू यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड मार्क, यानी कि इसका सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर इज़ नॉट अप टू यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड मार्क्स. इंडिया ने क्लेम किया कि दो वी कंप्लाई टू द WTO स्टैंडर्ड जो कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड है, बट यूरोपियन यूनियन ने डिक्लाइन कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं हम WTO के स्टैंडर्ड से ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड चाहते हैं एंड दैट इज़ हाउ यू शुड मीट इट. लेकिन वो हायर स्टैंडर्ड का पैकेजिंग स्टैंडर्ड मीट करने के लिए फिर हमारा कॉस्ट हाई चला जाएगा और कॉस्ट हाई चला जाता है तो फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में, खासकर यूरोपियन यूनियन मार्केट में अपना शेयर लूज़ करने लगता है. सो दैट इज़ वन इशू.
issue with respect to sanitary and phytosanitary measures. Second issue is with respect to data secure status provided by यूरोपियन यूनियन टू इंडिया. देखिए ये क्या होता है डाटा सिक्योर स्टेटस, वो समझिए. यूरोपियन यूनियन दुनिया के अलग अलग देशों को एक टैग देते हैं कि वेदर दिस कंट्री इज़ डाटा सिक्योर और नॉट अ डाटा सिक्योर कंट्री. तो जिन देशों में उनको लगता है कि इनका साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, उसको वो लोग डाटा सिक्योर स्टेटस देते हैं कि यहाँ से डाटा चोरी नहीं हो सकती. जहाँ पे उनको लगता है कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको नॉट डाटा सिक्योर स्टेटस वो देते हैं. और इंडिया को उन्होंने नॉट डाटा सिक्योर स्टेटस दे रखा है. इस कारण से इंडिया की जो आईटी फर्म्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में अपना प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, वो बेच नहीं पाती हैं. आईटी फर्म्स आर नॉट एबल टू डू बिजनेस इन यूरोपियन यूनियन बिकॉज यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट गिवन इंडिया डाटा सिक्योर स्टेटस. दैट इज़ वन प्रॉब्लम. सो इंडिया इज डिमांडिंग कि यूरोपियन यूनियन शुड गिव इंडिया अ डाटा सिक्योर स्टेटस. जबकि यूरोपियन यूनियन के क्या ऐसे डिमांड्स हैं जो इंडिया मीट नहीं कर रहा है. तो यूरोपियन यूनियन का डिमांड है कि वाइन्स पे टैक्स को कम कर दिया जाए. आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन इज़ पॉपुलर फॉर विसी कल्चर, खासकर जहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पे वाइन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. फ्रांस इज़ वेरी पॉपुलर. फ्रांस हो गया, स्पेन, पोर्टुगल, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर वाइन प्रोडक्शन. सो यूरोपियन यूनियन इज़ डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन वाइन्स. लेकिन इंडिया के अंदर वाइन्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है. टैक्स के ऊपर से भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं, सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि वाइन इज़ कंसिडर्ड एज ए सिन गुड्स इन इंडिया. सिन गुड्स मीन्स अ गुड विच इज़ हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑन सोसाइटी, जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है. तो वो यूरोपियन यूनियन डिमांड कर रहा है कि टैक्स घटा दिया जाए वाइन्स के ऊपर. यूरोपियन यूनियन डिमांड कर रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स घटा दिया जाए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहती हैं. यूरोपियन यूनियन वांट्स इंडिया टू लिबरलाइज इट्स अकाउंटेंसी एंड लीगल सर्विसेज. तो ये क्या है अकाउंटेंसी एंड लीगल सर्विसेज, वो ज़रा समझिए. देखिए बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर लीगल फर्म्स हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मान लीजिए कोई कानूनी मामला है तो उसमें आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है तो आप कभी इंडिया में भी लीगल फर्म के पास जाते हैं. इसी तरह के लीगल फर्म्स यूरोपियन यूनियन में भी हैं. कई सारे अकाउंटेंसी फर्म्स हैं. अभी आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू रिजॉल्व कराना तो आप इंडिया के अंदर किसी अकाउंटेंसी फर्म्स में जाते हैं. अब इसी तरह के अकाउंटेंसी फर्म्स यूरोपियन यूनियन में भी हैं. अब यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया अपना मार्केट यूरोप के लीगल और अकाउंटेंसी फर्म्स के लिए ओपन कर दे. मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई कस्टमर हो, मान लीजिए कि आपको कोई कानूनी ज़रूरत है तो आप यूरोप के किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें तो ऑनलाइन चलती हैं आजकल. तो ऑनलाइन तरीके से आपको कोई एफिडेविट फाइल कराना है तो इस लीगल कंपनी को करना क्या है, ये यूरोप की मान लीजिए लीगल कंपनी है, इसको अपना एक इंडियन ब्रांच ओपन कर देना है. इंडियन ब्रांच क्या होगा, या तो वो यूरोप से ही ऑपरेट करेगा या तो इंडिया में आकर के ऑपरेट करेगा. और फिर ये इंडियन ब्रांच जो है वो इंडिया के लोगों को लीगल मैटर्स में हेल्प कर देगा. सो ये है मामला जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलाइजिंग अकाउंटेंसी एंड लीगल सर्विसेज. मतलब यूरोपियन यूनियन के लीगल फर्म्स और अकाउंटेंसी फर्म्स को इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए. ऑफ कोर्स इट इज़ बीइंग अपोज्ड बाय इंडियन लीगल एंड अकाउंटेंसी फर्म्स, क्योंकि उनका बिजनेस जो है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इस कारण से ये चीज़ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. हाल फिलहाल में इंडिया ने एक और डिमांड रखा है यूरोपियन यूनियन के सामने कि जो भी हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल या गारमेंट्स, उनके ऊपर ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करे यूरोपियन यूनियन. यानी कि इन सारे तरह के आइटम्स पे, टेक्सटाइल पे या गारमेंट्स पे यूरोपियन यूनियन कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए इफ़ दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट. तो इस तरह के डिमांड्स इंडिया ने रखे हैं. अब देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह से फाइनलाइज होता है. दोनों साइड्स के अपने अपने डिमांड से, अपने अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं. लेकिन एक बात ज़रूर है कि मौजूदा जो सिनेरियो है, मौजूदा जो कंडीशंस हैं, इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया. रीज़न बीइंग कि ब्रेक्सिट के बाद जब यूरोपियन यूनियन के अंदर से ब्रिटेन पुल आउट कर गया, जिसको हम लोग ब्रेक्सिट कहते हैं, दैट हैपेंड इन जनवरी 2020. तो ब्रेक्सिट के बाद से दोनों ही साइड, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, दे आर लुकिंग फॉर सम गुड ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज in order to offset the damage that has happened because of Brexit. तो ब्रिटेन भी ढूंढ रहा है कि कोई एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर मिल जाए. यूरोपियन यूनियन भी ढूंढ रहा है कोई अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर मिल जाए जो लॉस हुआ है ब्रेक्सिट के कारण उसको ऑफसेट करने के लिए.
और ऐसे हालात में इंडिया यूरोपियन यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो वो यूरोपियन यूनियन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यही कारण है कि इंडिया उम्मीद कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन थोड़ा लॉस सह करके भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जो पहले वो साइन नहीं करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट। The next article is about G7 meet that is currently going on in Germany, and this topic is important from our syllabus GS paper to international forums point of view. तो G7 it is short form of group of 7 countries. It is forum of world's 7 largest developed economies. और ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इनके लीडर साल में एक बार मिलते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इशूज़। ये G7 जो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि इसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप। इसके जो मेंबर्स हैं दे आर फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, यूएस, कनाडा एंड जापान। पहले G7 ना होकर के G8 हुआ करता था, मींस रसिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग एंड इट वाज नोन एज G8। लेकिन जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया फ्रॉम यूक्रेन इन 2014, उसके बाद से G8 के जो बाकी के 7 कंट्रीज़ थे इन्होंने रसिया को एक्सपेल कर दिया फ्रॉम G8, और उसके बाद से G8 वाज रिड्यूस टू G7। अभी करंट न्यूज़ ये है कि G7 कंट्रीज़ की 48th समिट चल रही है जर्मनी में, और उसमें इंडियन साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब सवाल ये है कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7, देन हाउ इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द G7 समिट। तो इसका जवाब ये है कि जो होस्ट नेशन होता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में जर्मनी इज़ द होस्ट नेशन, तो जो होस्ट नेशन होता है उसके पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वो नॉन मेंबर कंट्रीज़ को भी इनवाइट कर सके एज ए पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन द G7 समिट। और इस केस में होस्ट नेशन है जर्मनी, तो उसके जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोलोस, उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द G7 मीट, 48th G7 समिट। इंडिया के अलावा कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका हैव आल्सो बीन इनवाइटेड। अभी करंट न्यूज़ क्या है, G7 में क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है वो ज़रा समझते हैं। 2021 में, यानी कि पिछले बार जब G7 समिट हुई थी यूके के अंदर, तो वहाँ पे G7 कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि दे विल ट्राई टू डेवलप अ infrastructural project, they will try to bring an infrastructural project which will be implemented in a transparent manner and it will have high impact on middle income countries, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो मुद्दा यह है, सरल भाषा में कहें तो पिछले साल जब G7 की मीट हुई थी तो G7 कंट्रीज़ ने अनाउंस किया था कि वो एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मदद करेगा, और इसकी फंडिंग जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो भी उन्होंने बताया, टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ द लो एंड मिडिल इनकम कंट्री एंड सपोर्ट द यूएस एंड इट्स अलाइज इन हैविंग इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो भी G7 कंट्रीज़ या उनके अलाइज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करा जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट G7 कंट्रीज़ हैड प्रपोज्ड लास्ट ईयर, जिससे उनकी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। अब पिछले साल इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया था कि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाएंगे। इस साल के G7 समिट में उस डायरेक्शन में स्टेप ले लिया गया है। अनाउंसमेंट हैज़ बीन डन कि अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर PGI विल बी ब्रॉट in order to fulfill the अनाउंसमेंट दैट वाज मेड इन द ईयर 2021। तो 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था, इस साल इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है विथ अ पर्टिकुलर नेम, और वो नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो G7 के कंट्रीज़ हैं दे विल इंश्योर कि टोटल $600 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 5 ईयर। और ये जो $600 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फंड्स, यानी कि सरकारें अपने तरफ से इन्वेस्ट नहीं करेंगी, सम प्राइवेट कंपनीज और इंटरप्राइजेज विल ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ऑर्डर टू डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आने वाले 5 सालों में G7 कंट्रीज़ विल इंश्योर कि $600 बिलियन
will be invested in order to develop infrastructure across the world, either in and this funding will come either through private or public support. जो focus area होगा PGII का, that will be on climate and energy security, यानी कि climate change के कारण जो negative impact हो रहा है उससे बचना, एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि ड्रिलिंग कराना या फिर नए नए तरह के रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, सोलर पैनल लगाना या विंड एनर्जी से रिलेटेड विंड पैनल्स लगाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने पे फोकस रहेगा। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाए जिससे वीमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक्सेसिबिलिटी मिले। हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी को प्रमोट करने में फोकस किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है PGII, इट इज़ बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू चेक चाइनाज इन्फ्लुएंस। अब सवाल ये उठता है कि इसमें चाइना का जिक्र कहाँ से आ गया। तो दिस PGII, इसको लॉन्च करते टाइम में वैसे तो चाइना का डायरेक्ट कोई जिक्र नहीं किया गया, बट दिस PGII इज़ बीइंग सीन एज अ मेथड टू काउंटर चाइनाज इनिशिएटिव ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है, जो 2013 में उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लेकर के आए थे, वो भी कुछ इसी तरीके का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें मैसिव तरीके से रेलवे, पोर्ट्स, हाईवेज बनाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना विथ यूरोप थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड पोर्ट्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो सीरीज ऑफ पोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जा सके। उसके अलावा सीरीज ऑफ रेलवेज, रोडवेज बनाए गए हैं ताकि ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए PGII इनिशिएट किया है G7 कंट्रीज ने, ऐसा माना जा सकता है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये इंडिया के इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी काउंटर करता है, US और उसके एलाइज के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी काउंटर करता है। और इसी कारण से G7 कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट ये PGII नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया है, क्योंकि दुनिया के जो पुअर कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज थे, दे वर विलिंग टू ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना बिकॉज इट वाज अलाउिंग देम टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी विथ यूरोपियन मार्केट्स। लेकिन अगर G7 कंट्री ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, चाइना का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, तो नेचुरली कंट्रीज वुड बी विलिंग टू ज्वाइन द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय G7 रादर देन ज्वाइनिंग द इनिशिएटिव ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो एक ना दूसरे तरीके से कोअर्सिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। चाइना बहुत बार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उनको लोकल जो गवर्नमेंट्स उनको इस्तेमाल करने नहीं देता है, खुद उसको सीज कर लेता है। एग्जाम्पल हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका। तो G7 जो ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, दैट वुड बी सीन एज ए क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोवाइडेड बाय चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एनी वे थ्रेट टू इंटरेस्ट ऑफ मैनी कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज थ्रेट टू इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट बिकॉज वन प्रोजेक्ट अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। और इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर POK वाला से ये इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर दिया विदाउट कंसल्टिंग इंडिया। एंड दिस इज हाउ चाइना थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्पेशली थ्रू अ सब प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट इज CPEC, चाइना इज चैलेंजिंग द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, माना जाता है कि चाइना इज डेवलपिंग। वैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज ए नोशनल थ्योरी, मतलब कैसा है कि चाइना नेवर फॉर्मली एक्सेप्टेड स्ट्रिंग ऑफ पल्स नोशन। स्ट्रिंग ऑफ पल्स कैसा है? एज पर दिस नोशन इट इज़ बिलीव्ड एज पर मैनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कि चाइना इज बिल्डिंग सीरीज ऑफ पोर्ट्स अक्रॉस इंडियन कोस्ट इन ऑर्डर टू इनसर्कल इंडिया, जैसे ग्वादार पोर्ट या माले पोर्ट या हम्बनतोता पोर्ट या चिटगोंग, ख्याकफाओ पोर्ट। ये सब पोर्ट्स चाइना जानबूझ करके इंडिया के कोस्ट के अलॉन्ग बिल्ड कर रहा है ताकि इंडिया को वो इनसर्कल कर सके। इस नोशन को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स नोशन। चाइना नेवर फॉर्मली एक्सेप्टेड इट। चाइना नेवर एक्सेप्टेड कि चाइनाज गोल इज टू इनसर्कल इंडिया। चाइना ओनली सेड कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, नो सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस। येट इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही कि चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, एंड दिस इज हाउ Belt and Road Initiative is a threat for India, and that is why India never joined Belt and Road Initiative, and that is why India is more interested in joining the new initiative started by G7, that is PGII. ये जो Belt and Road Initiative है, it is threat for US also,
क्योंकि यूएस wanted the world to become unipolar, wanted the world to follow the hegemony of US only. लेकिन China with help of this Belt and Road Initiative is trying to break the hegemony of US. After 1991, the world had become unipolar and had moved into an era which witnessed US hegemony. But with rise of 21st century, China has emerged as a contender to US hegemony, and it is challenging US in different eras. One area is this infrastructure. इसके पहले तक only US was developing infrastructures across the world, and that is how US was enjoying hegemony across different regions of the world. लेकिन Belt and Road Initiative की मदद से China is also developing infrastructure in different parts of the world, and this is how it is countering US hegemony in other parts of the world, especially in the Indo-Pacific region and West Asia region. दूसरा, अभी यूएस कैसे सुपर पावर बनाए ये भी जरा समझो. यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको कहते हैं मार्शल प्लान. मार्शल प्लान के अंतर्गत यूएस ने काफ़ी सस्ते दामों पे लोन दिया यूरोप को, कि उन सस्ते दामों पे लोन लेकर के यूरोपियन कंट्रीज वेर अलाउड टू buy infrastructural projects like cement, steel from countries like US in order to develop their own infrastructure that was devastated after World War II. और इस तरीके से धीरे धीरे मार्शल प्लान की मदद से यूएस ने डॉलर का जो शेयर है इन इंटरनेशनल ट्रेड उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया. एंड दिस इज़ हाउ डॉलर बिकेम द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट हार्ड करेंसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी. तो ये था मार्शल प्लान ऑफ द यूएस. द मार्शल प्लान अमेरिकन इनिशिएटिव इन 1948 इन ऑर्डर टू एड वेस्टर्न यूरोप, जो उनके अलाइज थे यूएस के उस टाइम पे, उनको उन्होंने $13 बिलियन का लोन दिया इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोनॉमिक रिकवरी फॉर यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वे स्ट्रगलिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. तो इस तरीके से लोन दे करके मार्शल प्लान के अंतर्गत लोन दे करके यूएस ने इंश्योर कराया कि धीरे धीरे ये लोन जब रीपे बैक करेंगे वो लोग इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, उसके अलावा इस लोन का वो इस्तेमाल करेंगे, इस डॉलर का इस्तेमाल करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में. तो दिस इज़ हाउ डॉलर विल बिकम ग्लोबल करेंसी, और ये करने में यूएस सक्सेसफुल रहा. एंड दिस इज़ वन बिग रीज़न वाई यूएस इज़ कंसिडर टू बी अ ग्लोबल सुपर पावर. आप समझिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चाइना अलग अलग जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसमें चाइना भी यही अप्रोच अपनाता है. उन अलग अलग देशों को वो सस्ते दामों पे लोन दे देता है, सस्ते दामों पे पैसे दे देता है, और वो देता है युआन में, और कहता है कि फिर आप हमारे यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जैसे कि सीमेंट, स्टील, ये सब खरीदो. इस तरीके से चाइना इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ युआन इन इंटरनेशनल ट्रेड, और इस तरीके से चाइना जो है युआन का शेयर बढ़ा करके युआन को एक हार्ड करेंसी बनाना चाहता है विथ हेल्प ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी सेड कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज एक्चुअली Marshall Plan of China. What Marshall Plan did for US, the same Belt and Road Initiative of China can do for चाइना. और यही कारण है कि यूएस और इसके अलाइज जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, एंड दैट इज़ वाई दे हैव कम अप विद दिस PGII इनिशिएटिव. तो दे नेवर मेंशन्ड चाइना डायरेक्टली कि द गोल ऑफ PGII इज टू काउंटर चाइना, but the oblique indication was always towards China that the goal of PGII is to counter China, though not directly ever said, yet the intention was always there कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर के आओ कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रीज़ नेग्लेक्ट करें और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड कंट्रीज़ ज्वाइन करें. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about GST compensation levy that has been extended. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो GST तो आपको पता है, ये सब बेसिक चीज़ें कि it was introduced in a country in order to bring reforms in indirect tax regime. It was introduced as a result of 101st Constitutional Amendment Act. It was introduced on 1st July 2017. GST से पहले there were many indirect taxes like central excise, custom, service tax, VAT, which was for sales tax within a state या intra-state sales tax या central sales tax that was applicable in case of interstate sales. उसके अलावा there were many other tax also, entertainment, entry tax, luxury tax. All such taxes created
types of taxes, multiple types of taxes having multiple rates created unnecessary confusion, and that is how all such taxes were replaced with one uniform tax system that is known as GST. So GST was brought in order to do away with the excessive complications with the indirect tax regime and make it simple so that compliances in indirect tax regime goes up and overall tax receipt also goes up. GST के अंदर ये बात तो आपको पता ही होगी कि if there is an inter-state transaction तो IGST अप्लाई होता है, if it is intra-state transaction then CGST and SGST अप्लाई होता है. These are some basic things I hope you must be knowing. GST से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो है GST कंपनसेशन. तो जीएसटी कंपनसेशन के हिसाब से कैसा है, देखो जब जीएसटी लाया जा रहा था तो मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर एप्रीहेंसिव अबाउट द जीएसटी न्यू इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, कि इसके लाने के बाद हो सकता है कि स्टेट्स की रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाए, ऐसा एप्रीहेंशन था स्टेट्स का. इस कारण से कई सारे स्टेट्स दे वेर अनविलिंग टू ज्वाइन जीएसटी. तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस किया कि अगर स्टेट्स की इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कम हो जाती है after bringing GST, then it is central government will compensate for that loss. और इसी को नाम दिया गया GST compensation. तो देखिए इसमें हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल यू टेक द स्टेट ऑफ आसाम. तो सपोज इट्स रेवेन्यू जनरेशन थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स was 100 करोड़ इन द ईयर 2015-16. तो भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि 2017 ऑनवर्ड्स हर साल देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 14% इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट्स. और अगर ऐसा नहीं होता है देन द डिफरेंशियल अमाउंट विल बी कंपनसेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द रेस्पेक्टिव स्टेट. फॉर एग्जांपल आसाम का मान लीजिए कि 100 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ 2015-16 में, तो 2017-18 में 114 करोड़ का 114 करोड़ होना होगा थ्रू जीएसटी. और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए सिर्फ 108 करोड़ होता है, तो रिमेनिंग जो 6 करोड़ का अमाउंट है वो 6 करोड़ भारत सरकार कंपनसेट करेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम. उसके अगले साल और 14% बढ़ के आएगा, तो 114 का और 14% ज़्यादा आएगा. उसके अगले साल और 14% बढ़ के आएगा. तो एवरी ईयर देर विल बी हाइक ऑफ 14% इन ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट दैट विल कम थ्रू जीएसटी. और अगर उतना नहीं होता है देन इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट विल कंपनसेट फॉर द डेफिसिट अमाउंट. सो you see, you read it once. As per the GST Act, states are guaranteed compensation for any revenue shortfall with base year 2015-16, but this was applicable only for first 5 years, means 2017 to 2022. उसके बाद के लिए applicable नहीं था. The states were guaranteed to have 14% annual growth in their revenue generation, and if it was not to be fulfilled, then central government would compensate for it. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करती वो भी जरा देखिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से कानून बना दिया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. और इस कानून की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया तरह का सेस इंट्रोड्यूस किया. सेस आई होप यू नो इट इज़ टैक्स ऑन टैक्स अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर गुड्स, जिससे जो प्रोसीड्स आता है उसको एक स्पेशल फंड में रखा जाता है और उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 की मदद से एक जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड बनाया गया. और उसमें क्या किया गया कि कुछ लग्जरी आइटम्स पे या कुछ सिन गुड्स पे जो एनीवे 28% वाले ब्रैकेट में आते हैं जीएसटी के, उस पर एक्स्ट्रा सेस ऐड कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी कंपनसेशन सेस. और जीएसटी कंपनसेशन सेस का पैसा जो है, फिर ऐसा बोला गया कि भारत सरकार जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएगी ऑन सम लग्जरी आइटम्स एंड सिन गुड्स. और वो जो कंपनसेशन सेस का पैसा है वो भारत सरकार रखेगी जीएसटी कंपनसेशन फंड में. और जिस भी स्टेट को शॉर्टफॉल होगा जीएसटी कंपनसेशन, जिस भी स्टेट को शॉर्टफॉल होगा इन द रेवेन्यू आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो भारत सरकार उस शॉर्टफॉल को मेकअप करेगी थ्रू द मनी रिसीट ऑफ दिस जीएसटी कंपनसेशन फंड. तो इस तरीके का सिस्टम लाया गया. आई होप आपको सेस का कॉन्सेप्ट पता है. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ लॉ विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग वन पर्टिकुलर गोल. और जो पैसा है सेस का दैट इज़ पुट इन वन स्पेशल फंड. तो यही किया गया. जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट में क्या किया गया, कंपनसेशन अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द बेस ईयर, 14% बढ़ा के देना था. तो स्टेट्स विल बी कंपनसेटेड एट द एवरी 2 months. तो उसके लिए क्या किया गया, ये जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट लगा दिया गया.
और कुछ आइटम्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा करके जीएसटी कंपनसेशन फंड में रखा जाता था, ताकि कि जिस स्टेट को शॉर्टफॉल हो जाए उसको यहाँ से मेकअप कर दिया जाए। अभी करंट न्यूज़ ये है, आपको मैंने क्या बताया था कि जीएसटी कंपनसेशन सेस वाज एप्लीकेबल ओनली टिल द ईयर 2022। करंट न्यूज़ ये है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हैज़ बीन नाउ एक्सटेंडेड टिल 2026, मार्च 2026। तो 4 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। सो स्टेट्स आर नाउ इंटाइटल्ड टू हैव जीएसटी कंपनसेशन सेस फॉर 4 मोर ईयर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया था। ये एग्जैक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये जीएसटी से रिलेटेड है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए and you can submit the answer in the comment section. The next article is about new CEO of नीति आयोग. This topic is important from prelims perspective, mains perspective से important नहीं है। Retired IAS officer जो पहले ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, परमेश्वरन अय्यर साहब, इनको न्यू CEO बना दिया गया है ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल आप देखें, यानी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिशमेंट्स हैं नीति आयोग के, तो आपको पता चलेगा कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। उसके अलावा नीति आयोग के एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं हु हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल इज अ बॉडी ऑफ नीति आयोग जिसमें सारे के सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर मेंबर्स। उसके अलावा नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं CEO, and the CEO of नीति आयोग is appointed by Prime Minister of India for a fixed tenure। जो CEO होने चाहिए he should be in a rank of secretary to the government of India, जिस पोस्ट पे अभी परमेश्वरन अय्यर साहब को अपॉइंट किया गया है। अर्लियर इट वाज हेल्ड बाय डॉक्टर अमिताभ कांत। देखिए, नीति आयोग पे यूपीएससी ने काफ़ी सरल सवाल पूछा था 2015 में। ये सवाल मैंने आपको जानबूझ करके दिया है ताकि आप ये समझ पाएँ कि यूपीएससी कभी कभार बहुत सरल सवाल भी पूछती है। हर साल कुछ सवाल बहुत सरल होते हैं, तो आपको ये घबरा करके नहीं जाना है कि सारे सवाल बहुत कठिन आते हैं यूपीएससी में। अब देखिए सवाल कितना सरल था, इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका एक काम होना चाहिए यूपीएससी एग्जाम में, सबसे पहले जितने सिंपल सवाल हैं उनको आप फाइंड आउट करके उनको तो सही तरीके से टिक कर दें, तो भी आपके लगभग 70 मार्क्स तक तो आ ही जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं बहुत सारे, और उसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल के डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको अटेम्प्ट आपको करना चाहिए जिससे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सूर्य नूतन विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली। तो देखिए, ये काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है। इंडियन ऑयल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मिल करके एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है सूर्य नूतन। तो ये है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। इसमें कैसा, इट इज़ स्टेशनरी एंड रिचार्जेबल, यानी कि सोलर एनर्जी की मदद से इसको रिचार्ज किया जा सकता है। अभी ये जो सूर्य नूतन है ये हाइब्रिड मोड में काम करेगा, मतलब ये सोलर एनर्जी से भी काम कर सकता है, उसके अलावा नेचुरल गैस से भी काम कर सकता है। इस कारण से ये जो सूर्य नूतन है इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस ऑल राउंड द ईयर। इट इज़ ऑल वेदर कंडीशन, कभी बारिश हो रही हो या मान लीजिए सर्दी का टाइम हो, उस टाइम में भी सूर्य नूतन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाई स्विचिंग इट टू द नेचुरल गैस मोड, क्योंकि ये हाइब्रिड मोड पे काम कर सकता है। कल जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन जो 3 है ये तो सीधा सीधा गलत है। वर्मिन एनिमल्स कैन बी हंटेड। उसके अलावा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में एनिमल जो उनको बराबर तरीके का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर का तो प्रोटेक्शन नहीं मिला है। दैट इज हाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।